इस बार मंडे नाइट रॉ ने थोड़ा-सा सही काम कर दिया क्योंकि लास्ट वीक जो उनकी व्यूअरशिप थी वो थी 1.466 मिलियन व्यूअर्स, लेकिन इस हफ्ते की व्यूअरशिप 1.562 मिलियंस आ चुकी है। और इस हफ्ते का रॉ का एपिसोड मुझे तो बहुत पसंद आया था। मतलब एक चीज़ जो कमी निकाल सकते हैं जो ट्रिपल एच के टाइम में होता भी है कि यार वो ज़रूरी नहीं क्योंकि बहुत शॉकिंग एलिमेंट डालें, लेकिन वैसे पूरा शो बहुत स्टेबल और कंसिस्टेंट रहता है। वो पूरे मतलब पहले आर से लास्ट आर तक दिखता है और वो चीज़ इस बार के मंडे नाइट रॉ में थी भी। और आपने पूरा रॉ का रिव्यू देखा ही होगा कल, तो आपको पता भी होगा। तो इस हफ्ते मंडे नाइट रॉ ने थोड़ा सा बढ़िया काम कर दिया, मतलब पहले से व्यूअरशिप में जंप है। और वेलकम है आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के वॉइस ओवर वाले एपिसोड में। और बताया तो यार ऐसा मेरे को मज़ा नहीं आता सही में ऐसे ये वॉइस ओवर करके, लेकिन कई बार थोड़ा सा जब हेल्थ का मामला ऊपर नीचे हो जाता है तो करना पड़ जाता है। और ऐसा भी हो सकता है देखो यार मैं वीडियो ना भी डालूं, लेकिन इसलिए मैं डेली फिर भी डाल ही देता हूँ कुछ भी करके, क्योंकि वो आदत है उस चीज़ में और मैं रिस्पॉन्सिबल भी समझता हूँ अपने आप को। वरना सोचो यार खुद ही, मतलब एक दिन अगर वीडियो नहीं भी डालूंगा ऐसा थोड़ी होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा गरीब या अमीर बन गया मैं, लेकिन मक्खन भी नहीं मार रहा। ठीक है, तो बस ठीक है, इतनी सी बात है। और अब बात करते हैं स्मैकडाउन के पीक आर की, मतलब जब उनको सबसे ज़्यादा नंबर्स मिले थे रोमन रेंस के आने से। तो मैंने आपको बताया था कि बहुत ज़्यादा कोई जंप नहीं हुआ, इवन व्यूअरशिप के नंबर्स ऐसे नहीं थे जो रोमन रेंस के आने से यूजुअली बढ़ जाते हैं, लेकिन इस बार वो नहीं हुआ था। लेकिन जो पीक टाइम था उनका वो था 2.4 मिलियन व्यूअर्स थे। और ये तब था जब रैंडी ओर्टन और ये रोमन रेंस का जो सेगमेंट था, और जिस टाइम पर जो ग्रेसन वॉलर और कार्मेलो हेस का मैच था उस वाले क्वार्टर में सबसे ज़्यादा स्मैकडाउन को जो नंबर्स है वो मिले थे। तो एक तरीके से देखा जाए तो इम्पैक्टफुल भी है, लेकिन दूसरे तरीके से ओवरऑल देखा जाए तो फिर मामला थोड़ा सा नीचे आ गया था। क्योंकि अगर वैसे देखा जाए तो रोमन रेंस तो शो में लास्ट में भी थे, तो इस हिसाब से कुछ ऐसा मामला है। वो वाले लोग बड़े खुश हो गए जो रोमन रेंस के अगेंस्ट होते कि यार अरे देखो रोमन की वजह से भी व्यूअरशिप नहीं बढ़ी, और जो लोग रोमन को पसंद करते हैं उनको हजम नहीं हो रहा। तो भाई अरे मस्त रहो, चल रहा है, ऐसा ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, अगली स्टोरी ब्रे वाइट से रिलेटेड है और गाइस ये बहुत ज़्यादा आपको खुश करेगी सुन के। कई बार ऐसा होता है कि मतलब मज़ा आ जाता है वो चीज़ सुन के, और WWE ने एक बहुत अच्छा काम किया है ब्रे वाइट के लिए कि उनको उन्होंने लेजेंड्स वाले कॉन्ट्रैक्ट में डाल दिया है। और इसका मतलब कि अब जो भी कमाई WWE ब्रे वाइट से करेगी वो सीधा उनकी फैमिली के लिए जाएगी, उनके बच्चों के लिए जाएगी। जैसे कि ब्रे वाइट की मर्चेंडाइज जब भी खरीदी जाती है तो वो जो सीधा है उनकी फैमिली को आगे फीड करने के लिए, उनके करियर के लिए, उनकी एजुकेशन के लिए, उन सारी चीज़ों में लगाया जाएगा। और ये WWE की तरफ से बहुत अच्छा जेस्चर है। मतलब इसीलिए कहते हैं ना कि बड़ी कंपनी ही होती है, और ये जो काम कर रहे हैं। और AEW ने भी ये काम किया था जो ल्यूक हार्पर के टाइम पे चीज़ें हुई थी। तो ये देख के अच्छा लगता है कि चलो जो भी चीज़ें हैं, भले ही हमने देखा है पास में रिलीज़ हुए थे ब्रे वाइट, लेकिन अभी जो भी है वो अच्छा चल रहा है। और ये बहुत ज़रूरी स्टेप था जो कि उन्होंने लिया, तो इसके लिए भाई WWE को अप्रिशिएट तो करना बनता है। जे उसो के हीट के बारे में बात करते हैं थोड़ा सा। तो वो जो कल आए थे जे उसो हीट वाली मर्च पहन के, वो अजीब सी थी, वो मैंने मेंशन भी किया था। तो आप देख सकते हो ये WWE ने अब पूरी मर्चेंडाइज ही निकाल दी है। मतलब WWE शॉप पे जाके इस वाली मर्चेंडाइज को खरीदा जा सकता है, जो कि एक ब्लर्ड वर्जन है। अब अगर मैं अपना थोड़ा सा इसमें दिमाग दौड़ाऊं, जो कि हो सकता है बहुत गलत डायरेक्शन में भी दौड़ा रहा हूं, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि हीट वाला जो वर्ड है वो बैन हो गया था। मतलब कि ऑब्वियसली उसके ट्रेडमार्क जब नहीं मिला था उनको, तो शायद फिर उसके ऑल्टरनेटिव निकालने के लिए उन्होंने इस तरीके से उसको किया होगा कि भाई चलो हीट नहीं चल रहा तो ब्लर वाला हीट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे समझ में भी नहीं आ रहा है कि हीट लिखा हुआ है। तो फिर इस तरीके से शायद ये WWE ने अपने स्टॉक में कर ली होगी। अब उसके बाद हीट उनके पास आ गया तो ये मर्च बनी पड़ी होगी, तो इसके बाद जो है उन्होंने निकाल देगी, सर उसको भी बेच लेते हैं। ये मुझे लग रहा है एक सिनेरियो हो सकता है। फिर ऐसा भी हो सकता है कि क्योंकि हीट के अराउंड ऑलरेडी सबको पता ही चल गया था कि ये सेंसर चीज़ हो चुकी है, तो उसी का एक सेंसर्ड वर्जन ही वो लेके आ गई हीट का। तो ऐसे भी हो सकता है, लेकिन जो भी है पैसे हर तरीके से WWE को कमाने आते हैं, इस बात में कोई भी शक नहीं है। रे मिस्टीरियो एंड डोमिनिक मिस्टीरियो दोनों बाप बेटों के बारे में बात कर लेते हैं। तो भाई दोनों बाप बेटों का कॉन्ट्रैक्ट नया साइन हो चुका है WWE के साथ। डोमिनिक के बारे में तो कंफर्म पता चल गया कि उन्होंने जो है 5 और साल की WWE के साथ डील साइन कर ली है। इसका मतलब कि एंटरटेनमेंट डर्टी डॉम की तरफ से नहीं रुकने वाला। और रे मिस्टीरियो ने भी कुछ ईयर्स का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। अभी रे मिस्टीरियो के बारे में शायद इसलिए कोई कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि आई डोंट थिंक सो वो कोई 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे, क्योंकि जब वो खुद ये बोलते हैं कि आने वाले कुछ सालों में फिर वो रिटायर हो जाएंगे, तो वो शायद खुद कमिट नहीं करना चाहते होंगे, या फिर हो भी सकता है कि 5 साल का हुआ, जैसे भी डिटेल्स नहीं है उसके बारे में। तो अच्छी बात है कि दोनों बाप बेटे अभी WWE के साथ ऐसे ही कंटिन्यू करने वाले हैं। अगली स्टोरी सेथ रॉलिंस से रिलेटेड है। ज़्यादा कुछ तो मैं बताऊंगा नहीं, आप ये वाला ट्वीट पढ़ सकते हो कि अगर सेथ रॉलिंस रॉयल रंबल में जाते हैं एज वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन, तो उनका ये जो करंट रन है वो अभी तक का उनका लॉन्गेस्ट वर्ल्ड टाइटल रेन हो जाएगा। मतलब इससे पहले भी उन्होंने जितनी बार भी चैंपियनशिप रखी है, ये उनका अब तक का सबसे लंबा वाला रेन होगा। आपको इससे पहले बताया वो WWE चैंपियनशिप भी जीते हुए हैं, तो ये अपने आप में अलग बात है और अच्छी बात है। और सबसे बढ़िया ये है कि WWE ने
वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप जितवा के सेथ रॉलिंस के पास इतने लंबे टाइम तक टाइटल रखा है, उससे सेथ रॉलिंस का सिर्फ खुद का फायदा नहीं है, इससे वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए भी अच्छा है। क्योंकि आपको याद होगा जब ब्रॉक लेसनर के पास यूनिवर्सल चैंपियनशिप थी, तो अगर ब्रॉक लेसनर के पास यूनिवर्सल चैंपियनशिप ना होती इतने लंबे टाइम तक, तो किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि भाई यूनिवर्सल चैंपियनशिप क्या है, क्योंकि ब्रॉक लेसनर ने उस टाइटल को इतना इंपॉर्टेंट बनाया था। वो कह सकते हैं कि पार्ट टाइम मारते या फिर जो भी है, वो तो कहने वाली बातें हैं और सच भी हैं, लेकिन फिर भी सेथ रॉलिंस के केस में उन्होंने काफ़ी परफेक्ट तरीके से इसको किया है और WWE ने भी अच्छा काम किया भाई कि उनके पास तक चैंपियनशिप रखी है, तो उनके लिए ये सबसे लंबा टाइटल लेन हो जाएगा अब तक का। मैं इस दुनिया में अभी किसी भी इंसान से पंगे ले सकता हूँ, लेकिन सिर्फ एक इंसान से कभी भी नहीं लूंगा और वो है डोमिनिक मिस्टीरियो, क्योंकि अभी आपको पता है डोमिनिक मिस्टीरियो और CM पंक का मैच होने वाला है और इसके बारे में हमको ये पता चला है। क्या पता चला है आप खुद ही देख लो जी। मैंने आपको बताया नहीं था कुछ टाइम पहले कि डोमिनिक के बारे में उन्होंने ये कहा था कि मैं अब वेट नहीं कर सकता उसको पंच करने के लिए, वो 8 साल का था तब से ही है, लेकिन अब वो लीगल हो गया तो अब मारूंगा उसे। तो उसी वाली चीज़ को कोट करते हुए उन्होंने रिप्लाई किया और उन्होंने लिटरली AEW के एक मैच की ये वाली फुटेज GIF इसको डाला है, जहां पर बहुत ही गंदे तरीके से CM पंक ने अपना जो पंच है उसको बॉच किया था, पंच एल्बो जो भी आपको उसको कहना कह सकते हो, और उन्होंने इसको यूज करते हुए लिखा पंच मी लाइक दिस प्लीज। मतलब यार इस लेवल की बेइज्जती कर दी उन्होंने CM पंक की कि पहले तो बंदे ने उठाई अच्छे से क्लिप जो सबसे वाहियात उसने चीज करी हो, और उसके बाद उन्होंने उसको पोस्ट कर दिया। और बिल्कुल ऐसे कह सकते हैं कि यार जिस गरम हथौड़े पर उनको क्या बोलते हैं, जिस गरम लोहे पर उनको हथौड़ा मारना था वो उन्होंने मारा, कि जवाब दिया बिल्कुल ऐसा जो फिट बैठ रहा है। और भाई इसके बाद तो अब लोगों ने उस पर मतलब जो रिएक्शन दिया कि क्या सच में डोमिनिक ने किया, क्योंकि एक तो AEW के मैच ही उठाई है और एक परफेक्ट उसका जवाब दिया उन्होंने। तो यार डोमिनिक के काम तो मस्त चले। पता नहीं यार इतना किसने बिगाड़ दिया डोमिनिक को। जब पहली बार देखा था तो बड़ा सीधा सा लग रहा था, अरे अपने पिताजी के साथ है, बड़ा चुपचाप बच्चे की तरह ऐसा लग रहा था, इसको मारो मत यार, इसको रखो साइड में, अच्छा नहीं लग रहा है पिटते हुए देख कर। लेकिन इतना तगड़ा ट्रांजिशन मारा, कहना पड़ेगा कुछ तो जलवा है रिया रिप्ले का यहाँ पे। अगली स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं और ये अकीरा टोजावा के ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में है। तो ये बहुत सालों पहले की एक फोटो है अकीरा टोजावा की, और अभी की तो आप देख ही सकते हो क्या तगड़ी ट्रांसफॉर्मेशन उन्होंने करी है। और ये मेरे को तो सही में अगर मेरे को कोई दिखा देता ना ये बिना ऐसे इस वाली चीज़ के कि ऐसा भी कुछ मतलब ये कौन है बंदा, तो मैं पहचान में नहीं पाता इसको। लेकिन अकीरा टोजावा ने डेफिनेटली बहुत अच्छा काम किया है और उसका रिवॉर्ड भी उनको अब तो कह सकते हैं टेलीविजन पर भी मिल रहा है। पहले वो क्रूजर वेट का ज़्यादा पार्ट होता था, लेकिन अब जिस तरीके से उनको यूज़ कर रहे हैं अल्फा अकेडमी के अंदर, आई थिंक हाँ काफ़ी सारे एलिमेंट अब ट्रिपल एच ने ना बिल्कुल बनाए हुए हैं कि हाँ फनी वाला अपनी जगह, सीरियस वाला अलग जगह, और बाकी हील फेस वाला तो हम लोग देखते हैं WWE के अंदर जैसे यूजुअल चलता ही है। नेक्स्ट स्टोरी जे ऊसो और जिमी ऊसो के रेसलमेनिया मैच से रिलेटेड है। और गाइस ऑलमोस्ट अब आप इसको कंफर्म मान सकते हो कि ये वाला मैच रेसलमेनिया में हो रहा है एंड इसमें रिकिशी होने वाले हैं स्पेशल गेस्ट रेफरी। मतलब ये ऐसा नहीं है कि मतलब कहीं से ऐसा कोई निकल के आई है, ये एक बहुत ज़्यादा कह सकते हैं स्पेकुलेटेड चीज़ बन गई है अब। क्योंकि रिकिशी से जब अभी पूछा ना कि भाई तुम्हारा क्या सीन है, कब तुम स्टोरी में आ रहा है, तो उन्होंने बोला मैं भी इसके बारे में कुछ बात नहीं कर सकता। तो यहाँ से जो क्लियर डायरेक्शन हमको पता है जिमी और जे ऊसो के रेसलमेनिया के मैच के, इसमें तो कोई भी शक नहीं है। और रिकिशी की भी इसमें इन्वॉल्वमेंट होना इस चीज़ को और ज़्यादा चार चांद लगाने वाली चीज़ बनाएगी। और इवन ये भी हो सकता है कि सबसे बढ़िया स्टोरी लाइन, ध्यान देना अभी यहाँ पे CM पंक भी है, सेथ रॉलिंस भी है, रोमन रेंस भी है, कोडी रोड्स भी है, ब्रॉक लेसनर भी है, लेकिन स्टिल जिमी वर्सेस जे ऊसो का जो मैच है वो सबसे बेस्ट स्टोरी टेलिंग रखने का दम रखता है। क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पर फैमिली इन्वॉल्व है और जब रियल चीज़ें होती हैं तो फिर उससे बेटर चीज़ और कुछ हो नहीं सकती है। और रिकिशी का इसमें आना फिर एक और बढ़िया चीज़ हो जाएगी। तो ऑलमोस्ट यहाँ से तो कंफर्म लग रहा है, ऐसा भले ही स्पेकुलेटेड चीज़ है पूरी, लेकिन इसके अलावा और ट्रिपल एच के दिमाग से सोचें तो ऐसा लग नहीं रहा कि और कोई डायरेक्शन है जिसके हिसाब से WWE जा सकती है। और रिकिशी के बारे में वैसे ही बहुत कुछ रूमर चलते हैं भाई कब आएगा, तो शायद WWE इस एक परफेक्ट मूवमेंट का वेट कर रही है। रेसलमेनिया के बारे में बात चल रही है तो गाइस एक और स्पेकुलेटेड मैच है जो कि रेसलमेनिया के अंदर शायद होगा, और ये है एजे स्टाइल्स वर्सेस LA नाइट के बीच में। आपको पता ही है एजे स्टाइल्स ने भी LA नाइट को मारा, अभी आपको लग रहा होगा तो अभी मारा है, रेसलमेनिया तक कैसे सोच रहे हैं। तो क्योंकि WWE LA नाइट के लिए भी एक बड़ा ओपोनेंट ढूंढना चाहती है रेसलमेनिया के लिए, एजे स्टाइल्स को भी अच्छे तरीके से बुक करना चाहती है, तो बेटर होगा दोनों को साथ में ही लड़वा दो। वैसे कुछ बातें ये भी आई है कि शायद LA नाइट किसी एक चैंपियनशिप मैच में भी हो सकते हैं और फिर उनको रेसलमेनिया में जाके मिड कार्ड टाइटल दिया जाए। लेकिन ये भी एक ऑप्शन है जिसकी तरफ WWE जा सकती है, एजे स्टाइल्स वर्सेस LA नाइट। बेस्ट बात इस मैच की ये है कि एजे स्टाइल्स को भी अच्छा अपोनेंट मिलेगा और LA नाइट को भी अच्छा अपोनेंट मिलेगा। बेसिकली दोनों एक दूसरे को ही बेनिफिट कर रहे होंगे यहाँ पे। तो ये एक मैच है जो कि रेसलमेनिया 40 में हो सकता है। और गाइस हम चलते हैं हमारी आज की अगली स्टोरी की तरफ, और ये रोमन रेंस से रिलेटेड है। और भाई साहब जरा ऐसे बैठ के आराम से शांत दिमाग से सोचा जाए इस बात को, तो बात यह है कि रोमन रेंस को
4 साल हो चुके हैं कि वो एक सिंगल्स मैच में पिन नहीं हुए हैं। यार ये सही में बहुत बड़ा टाइम होता है कि 4 साल से बंदे को सिंगल्स मैच में पिन ही नहीं किया। वो तो अभी मनी इन द बैंक गया था जहां पे जिमी और जे वाले वो जो टैग टीम वाला मैच था वहां पे रोमन रेंस पिन हो गए, वरना 4 साल से पिन नहीं होते। लेकिन हाँ, अब जो रिकॉर्ड है वो है कि सिंगल्स मैच में 4 साल से पिन नहीं हुए हैं। मतलब यार क्या ही बोला जाए इसके बारे में, और यही बताता है कि इतने टाइम से उनके पास चैंपियनशिप है। एंड यस, क्रिटिसिज्म भी यहाँ पे है जो कि बनता भी है। मैं खुद बोलूंगा कि यार बहुत टाइम वो टीवी पे आते भी नहीं है, वैसा वाला भी सीन है। बट जो भी है, जैसा भी चल रहा है, एटलीस्ट मामला एंटरटेनिंग चलना चाहिए। और जब कंसिस्टेंट रोमन रेंस टीवी पे आते हैं तो फिर ऐसा होता नहीं है कि ऐसा लगे कि यह बंदा क्या बोरिंग चीज़ कर रहा है ना, तो वो भी एक बात है। बट हाँ, रिकॉर्ड के हिसाब से देखा जाए तो भाई 4 साल तक किसी बंदे को सिंगल्स मैच में किसी ने पिन ही नहीं किया, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मेरे को तो ऐसा लगता है। बाकी आप बताना आपको क्या लग रहा है इसके बारे में। आज की नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी ब्रॉक लेसनर से रिलेटेड है और बिल्कुल ठप्पा लग चुका है, स्टैम्प लग चुका है, कंफर्म हो चुका है। अब ज़्यादा अगर मगर वाली बात है नहीं कि ब्रॉक लेसनर लॉक हो चुके हैं रेसलमेनिया के लिए। और उसकी कंफर्मेशन आती है WWE के ही इस ट्रक से, जहां पे आप देख सकते हो ट्रक की जो बैक वाली साइड है वहां पर ब्रॉक लेसनर का रेंडर, उनका ग्राफिक पूरा लगा हुआ है। और इससे ये चीज़ कंफर्म हो जाती है, क्योंकि एक बार को आपको पता है पोस्टर में तो भले ही WWE यूज़ कर लेती है, लेकिन जब बंदा ट्रक में आ रहा है तो उसका मतलब क्लियर है भाई, अगर उसको इस तरीके के ट्रक में यूज़ किया जा रहा है प्रोडक्शन, या फिर जो कई बार है ना इधर उधर सामान लोड करने के लिए भी होता है, गुड्स ले जाने के लिए होता है, तो उसमें अगर ब्रॉक लेसनर फीचर है तो भाई यहाँ से क्लियर हो गया मामला कि वो रेसलमेनिया के अंदर जरूर होंगे। और पता तो वैसे पहले भी था, लेकिन यहाँ से जो आप कह सकते हो एक ठप्पा लग चुका है। और ओपोनेंट कौन सा होगा उनका, जो एक नाम अभी तक आया है सबसे ज्यादा, वो है उनके सामने गुंथर इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। और ये भी मैंने आपको बोला कि क्या पता इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप ब्रॉक लेसनर रेसलमेनिया में जीत भी सकते हैं। वो अगर आप सारी वीडियो आपने देखी होगी तो एक्सप्लेनेशन भी उसके पीछे मैंने आपको दिया है। लेकिन हाँ, अभी फिलहाल ये है ब्रॉक लेसनर का सीन, तो भैया खुश हो जाने वाली बात है। अगर आपको मस्त लगी वीडियो तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ करके जाना, और तब तक आप जिंदगी के मजे लो, वरना पता है ना जिंदगी आपसे मुझे ले लेगी।